ओके, सो वी वर रीडिंग डू प्लांट्स ब्रीथ और नॉट, और आज हमें उसी पैराग्राफ को थोड़ा सा कंटिन्यू करना है। आगे देखते हैं क्या बोला है। दिस इज़ ट्रू फॉर लीव्स यू मे आस्क बट अबाउट हाउ थिक वुड। हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है गैसेस के एक्सचेंज की, पर जब होती है तो वो उनके जो सुपरफिशियल लेयर है वो अपना कर लेता है एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा और लेंटिसल्स। तो अब बुक में बोल रहे हैं कि ये लीव्स के लिए तो हम मान सकते हैं कि ऐसा होता है, बट व्हाट अबाउट द थिक वुडी स्टेम्स वो एंड रूट्स, वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो स्टेम्स के लिए बोल रहे हैं इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द थिन लेयर इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क। मतलब जो आपके लिविंग सेल्स हैं वो एक थिन लेयर के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। बार्क मतलब जो डार्क पार्ट होता है प्लांट का, वो उसको बार्क बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसल्स। आपके स्टेम में क्या होता है, ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लेंटिसल्स। द सेल्स इन द इंटीरियर एंड आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। और जो अंदर की तरफ सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके डेड होते हैं, मरे हुए सेल्स होते हैं, और वो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्लांट को। दस मोस्ट सेल्स ऑफ द प्लांट हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। मतलब जो प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं तो जिनको नीड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो उनका एक सरफेस तो क्या रहता है, कहीं ना कहीं से टच में रहता है एयर के। दिस इज़ ऑल्सो फैसिलिटेड बाय लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इन लीफ। लीफ में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो पैरेन्काइमा की लूज पैकिंग की वजह से भी ये आपका ईजिली हो जाता है। स्टेम्स एंड रूट्स में भी पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच प्रोवाइड अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द एयर स्पेसेस। ठीक है, उसके बाद द कंप्लीट कंबक्शन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन विच प्रोड्यूस CO2 एंड H2O एंड एज एंड प्रोडक्ट्स यील्ड्स एनर्जी मोस्ट ऑफ विच गिवन आउट एज हीट। तो इसमें से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो मोस्ट ऑफ एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में निकल जाती है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का ये आपको फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिएक्शन 6th 7th 8th 9th में आप यही पढ़ते हैं, वो लिखी गई है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं इफ़ दिस एनर्जी इज़ टू बी यूजफुल टू द सेल इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल दैट द सेल रिक्वायर। यदि ये एनर्जी सेल के लिए यूज़फुल है तो हम इस एनर्जी को, जो सेल्स को इसके अलावा मॉलिक्यूल्स चाहिए बनाने, सेल्स के लिए जो मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं, जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी को नीडेड है, यदि हम वो बनाने में इस एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं तो ये एनर्जी हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है। मतलब द स्ट्रैटेजी द प्लांट सेल यूजेस इज़ टू कैटेगराइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। तो जो प्लांट्स जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं कि जो प्रोसेस हो रहा है तो उसकी वजह से जो सारी एनर्जी है वो एज अ हीट लिबरेट ना हो जाए। ठीक है, एक साथ यदि हम प्रोसेस कर देंगे, मल्टीपल स्टेप में प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, एकदम से हीट के फॉर्म में एनर्जी पूरी बाहर रिलीज़ हो जाएगी। पर फिर क्या मतलब कैटाबलाइज करने का ग्लूकोज को, तो क्या करते हैं, द की इज़ टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स। तो क्या करते हैं, हम ग्लूकोज को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ते हैं, इनेबलिंग सम स्टेप्स टू जस्ट लार्ज इनफ सच दैट एनर्जी रिलीज्ड आउट कैन बी कपल टू द ATP सिंथेसिस। तो और कुछ ऐसे स्टेप्स रहते हैं जिनमें क्या होता है, ATP का सिंथेसिस हो जाता है। हाउ दिस इज़ डन इज स्पेशली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। और ये कैसे बनता है कि ग्लूकोज आप कैसे तोड़ रहे हैं और फिर कैसे उस एनर्जी को ATP के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, कुल मिला के यही आपकी स्टोरी है रेस्पिरेशन की। कैसे ये हो रहा है, यही पढ़ना रेस्पिरेशन है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज एज अ प्रोडक्ट। ये जो रिएक्शन है आपकी, इसी को यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है। द कंबक्शन रिएक्शन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। तो देखो ये क्या है, आपकी कंबक्शन रिएक्शन है एक, इसके लिए तो आपको ऑक्सीजन चाहिए। पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, देयर इज सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लैनेट लिव्ड इन एन एटमॉस्फेयर दैट लैक्ड ऑक्सीजन। जब आप पढ़ेंगे एक वो इवोल्यूशन चैप्टर, तो आप देखेंगे जो फर्स्ट लिविंग सेल था वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहा था जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। फर्स्ट सेल जो था वो एनारोबिक सेल था। ठीक है, इवन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो सेवरल दैट आर अडेप्टेड टू द एनारोबिक कंडीशन। और आज के टाइम पे भी हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं जो एनारोबिक कंडीशंस में रहते हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव मतलब वो रह भी सकते हैं बिना ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन होगी तो भी सर्वाइव कर लेंगे।
ठीक है। वाइल इन अदर रिक्वायरमेंट ऑफ एनारोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको एनारोबिक कंडीशन नीडेड है, अदरवाइज वो मर जाएंगे। In any cases, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose with the help of oxygen। तो जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ना, वो उसमें क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन है वो पार्शियली यूटिलाइज होता है, पार्शियली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, तो पार्शियल ब्रेक डाउन ग्लूकोज का हो रहा है, ग्लूकोज आपका टूट रहा है किसमें, 2-पायरेविक एसिड में, 2-पायरेविक एसिड में, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस आपका एनारोबिक कंडीशन हो, ऑक्सीजन हो ना हो, या फिर एरोबिक कंडीशन हो, ऑक्सीजन हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, दोनों कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा। ठीक है, बस इतना ही है, ग्लाइकोलिसिस अब हम पढ़ेंगे।